Mr. और मिस्टर सुलेमान विल टीच यू दिस टॉपिक पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी। और उसके अलावा भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर्स एज अ सिलेबस एज अ सब्जेक्ट, एक कंपलसरी आपका जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर्स है और काफ़ी लो स्कोरिंग रहा है। क्यों लो स्कोरिंग रहा है कि क्यों उसको थोड़ा तैयार करना मुश्किल मुश्किल है। तो मिस्टर सुलेमान जो है वो थोड़ा आपको ये पूरा सब्जेक्ट आसान करके पढ़ाएंगे भी सही, और एक अच्छे तरीके से, जिस तरह आप किसी होटल में जाते हैं तो अच्छा प्लेटर सर्व होता है। तो पहली बेच जो उनकी थी, मैं आई यूज टू सुपरवाइज इट, पूरा मैं देखता रहता था, तो प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग, नोट्स हो गए, स्लाइड्स हो गए, रिकॉर्डिंग्स हो गई, ही यूज टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरह students facilitate home. Apart from that, one good thing about Suleiman is that कि उसके कोर्स में एक चीज इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन ही डिड दैट, और वो थी बुक रीडिंग। उसने कोई एक दो किताबें उठाई थी और वो बाकायदे समझाई थी, पढ़वाई थी लोगों से। एंड दैट्स आई, मतलब यू कैन से व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस होल मेथोडोलॉजी ऑफ सुलेमान, के जो चीज इंक्लूडेड नहीं थी ही डिड दैट एज वेल, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि पर्सनली इफ यू आस्क मी, तो जो रीडर्स होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा ये जर्नी आसान है। इफ समवन देयर लिसनिंग टू मी इज अ रीडर हु यूज टू रीड बुक्स इन चाइल्डहुड, या भी उसके शौक पे एक रीडिंग का भी शौक है, तो ट्रस्ट मी ये आपकी जो पूरी जर्नी है ना, काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपका जो कॉम्प्रीहेंशन, रिटेनिंग, और एक लोग पढ़ते नहीं है, बोर होते हैं, वो वाला पहले से कवर हो चुका होगा। अभी बस आपको थोड़ा बहुत चीजों को ऑर्गेनाइज करके लिखना होगा, तो वो भी मिस्टर सुलेमान आप कराएंगे। सो आई विल बी हैंडिंग ओवर दिस होल सेशन टू सुलेमान। कल भी एक दफा और मुलाकात करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी, इसके साथ मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो अभी जो है वो सुलेमान आपको प्रॉपरली पढ़ाएंगे भी सही, और बेच के बारे में पूछेंगे, फिर जो भी आपके सवाल आते हैं प्लीज आस्क। मिस्टर सुलेमान, ओवर टू यू, मैं आपको होस्ट भी बना रहा हूँ। यू आर होस्ट नाउ। थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने जितने भी अल्फाज बोले, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया। यू नो आई एम योर स्टूडेंट एज वेल, सो फॉर दैट रीजन आई थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड टू ये स्टूडेंट्स एज वेल। ये मैं बात बताना भूल गया था। सुलेमान जो है वो मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है। स्पेशल जो CSS एग्जाम हुए थे, उस वक्त इसने मुझे ज्वाइन किया था। वेरी गुड स्टूडेंट, और इसको ये सब्जेक्ट देने का रीजन एक था, जो मेजर था, जिसकी वजह से मैंने इसको कहा था कि पाकिस्तान अफेयर्स आप पढ़ें, वो इसके मॉक पेपर थे। जब मैंने इसके मॉक पेपर देखे थे, ही यूज टू राइट वेरी वेरी गुड, मतलब प्रॉपर, आप अगर कह सकते हैं ना, वो आपके साथ शेयर भी करेगा अपने पेपर, जिस तरह वो सॉल्व करते थे, जिस तरह आपने देखे होंगे, प्रॉपर चार्ट्स हो गए, टेबल्स हो गए, किस तरह की क्या क्या रखना है, ज्यादा हेडिंग्स देनी है, तो वो बिल्कुल इसी तरह करते थे। दैट्स व्हाई सुलेमान, दिस इज वन ऑफ द रीजंस के आप ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मेरे पास। थैंक यू वेरी मच सर। To students, Assalamu alaikum, everybody. A little introduction about me is that my name is Suleiman Azim, and I'm the student of Sir Altaf. And apart from that, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आप सब सेफ होंगे, एंड आप सब ईद की तैयारियां भी कर रहे होंगे। ठीक है। सो दिस इज द डेमो लेक्चर ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, जिसमें हम पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में सर्टेन चीजें देखेंगे, उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, हम ये चीजें भी देखेंगे। ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स जो है एक बड़ा ही लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स पाकिस्तान अफेयर्स एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो हम ये भी जाकर देखेंगे कि क्यों लो स्कोरिंग है। ठीक है। कहाँ पर हिट हो रहा है, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट हिट कैसे होता है। ठीक है। सो ये तमाम चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये सारी की सारी क्लास में। ठीक है। एंड साथ ही साथ हम एक टॉपिक भी अभी थोड़ी देर तक देखेंगे, एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तान। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू गिव you a little bit introduction about myself. My name is Suleiman Azim, and I appeared in CSS 2023, and I obtained 693 marks.
Unfortunately, I got behind but only by 1 mark. Okay, in essay I obtained 39 marks, so that was a lacking point. But overall, I obtained very good marks in different subjects. So for that reason, I'm here to teach you about Pakistan affairs. सो स्टूडेंट्स, अगर पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें, सो व्हाट इज पाकिस्तान अफेयर्स, सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान अफेयर्स है क्या, और पाकिस्तान अफेयर्स में हम क्या डील करते हैं, ये क्या सब्जेक्ट है, ये डिफरेंट। मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा ताकि मैं आप सबको बड़ी आसानी से समझा सकूं। ठीक है, फॉर मी यू आर जस्ट द बिगिनर्स। ठीक है, हाँ, हो सकता है आप में से कुछ सीनियर्स बैठे हों, हो सकता है आप में से कुछ बड़े सीजन्ड एस्पायरेंट्स बैठे हों, बट राइट नाउ मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा। सो व्हाट इज पाकिस्तान अफेयर्स? सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, पाकिस्तान अफेयर्स सीएसएस के 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से एक है। ठीक है, एंड पाकिस्तान अफेयर्स जो है ये जीके का सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 6 सीएसएस कंपल्सरी के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से जीके यानी जनरल नॉलेज के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जीएसए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, और जीके 3 पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा, सो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान अफेयर्स का अगर हम एक ओवरव्यू देखें, जिस सिलेबस को देखें, सो याद रखिएगा, पाकिस्तान अफेयर्स जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का एक हिस्सा है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान अफेयर्स को डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस है, ठीक है, उसका पहला पार्ट जो है उसे कहा जाता है प्री पार्टीशन। प्री पार्टीशन से मुराद है कि 1947 में जो पार्टीशन हुई थी उससे पहले वाले के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ठीक है, कौन कौन से थे? अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया, इकबाल एड्रेस हो गया, शाह वलीउल्लाह, यानी समथिंग लाइक दैट। ये तमाम टॉपिक्स वगैरह आते हैं, जिसमें एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दे दी हुई है। अच्छा, जो दूसरा पार्ट होता है पाकिस्तान अफेयर्स का, और ट्रिकी पार्ट ज्यादा होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, प्री पार्टीशन का जो पोर्शन होता है ये जरा रट्टे वाला पोर्शन होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो कायदे आजम ने कर दिया, जो इलामा इकबाल ने कर दिया, या जो शाह वलीउल्लाह ने, शेख अहमद सरहंदी ने कर दिया, वो चेंज तो नहीं होगा। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन ये थोड़ा सा रट्टे वाला पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पोस्ट पार्टीशन का जो एरा है, पोस्ट कहा जाता है, पोस्ट से मुराद होता है बाद में। ठीक है, सो पोस्ट पार्टीशन से मुराद है पार्टीशन के बाद, यानी 1947 के बाद वाला जो जितना भी एरा है, या जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। सो 2 टाइप्स में सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाता है, एक 1947 से पहला वाला एरा, और एक 1947 के बाद वाला एरा, इसमें हम इसे स्टडी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप याद रखिएगा, अच्छा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि स्क्रीन को मत यूज करें। ठीक है, सो ऐसे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एंड बाय द वे मैं आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस करूंगा, साथ साथ आपने भी मुझसे क्वेश्चंस करने हैं। पार्टिसिपेशन आप सबकी बहुत ज्यादा डायनामिक होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑल क्वेश्चंस आर इनकरेज्ड इन माय सेशन। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स। सो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, पाकिस्तान अफेयर्स का ये जो पार्ट है पोस्ट पार्टीशन। अच्छा सर, आई एम सॉरी गुलशम्स, आप क्या कह रही हैं? रिपीट कर दूं मैं? अच्छा, जी, चले मैं रिपीट कर देता हूँ। पाकिस्तान अफेयर्स के मैं ये बता रहा हूँ कि सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक प्री पार्टीशन यानी 1947 में जो पार्टीशन हुई थी उससे पहला वाला एक दौर। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है पोस्ट पार्टीशन वाला, यानी पार्टीशन के बाद वाला एरा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पाकिस्तान अफेयर्स का मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता दूं। 2016 या पहले पहले के टाइम पर, 2015, 14, 17 के टाइम पर प्री पार्टीशन वाला यानी ये वाला क्वेश्चंस जो थे इस एरा से काफी ज्यादा आते थे। लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स और सीएसएस में याद रखिएगा, रट्टे को प्रमोट नहीं किया जाता किसी भी तरह से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अगर तो यहां से सवाल प्री पार्टीशन से ज्यादा आ रहे थे, समझिएगा जरा पॉइंट को, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ना आराम से रट्टा लगा के पाकिस्तान अफेयर्स में अच्छे नंबर ले लेते थे। मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो जब प्री पार्टीशन से सवाल आते थे, स्टूडेंट्स क्या करते थे? रट्टे लगाते थे, सवाल अटेम्प्ट कर देते थे, और रट्टे की बेस पर अच्छे नंबर ले जाते थे, और पोस्ट पार्टीशन के सवाल अटेम्प्ट ही नहीं थे करते। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ कि जब सीएसएस के एग्जामिनर्स ने इन चीजों को, एफपीएससी ने एनालाइज किया, तो उस सिनेरियो में क्या हुआ कि उन्होंने एक प्लान बनाया कि प्री पार्टीशन से क्वेश्चंस को कम देंगे, यानी प्री पार्टीशन के क्वेश्चंस कम होंगे, ज्यादा पोस्ट पार्टीशन के होंगे, ताकि सीएसएस एस्पायरेंट्स को या स्टूडेंट्स को, या जो एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं बच्चे, उन्हें थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग पर मजबूर किया जाए।
ताकि वो सोच के जवाब दें। ये नहीं रटा रटाया काम खिलाफत मूवमेंट वाला जाकर कर रहा है या 1937 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वाला कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोकस किया कि पोस्ट पार्टीशन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ताकि पोस्ट पार्टीशन से हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा देखें कि ये किस तरह से चीजों को सोचते हैं या एनालाइज करते हैं। अब याद रखिएगा, सीएसएस आपके जो सीएसएस के एग्जाम्स होते हैं तमाम, वो आपकी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए हैं। सीएसएस 2023 में एक ऐसे आया था, फॉर एग्जाम्पल, बॉयज विल बी बॉयज। अब इसमें सारी की सारी आइडियोलॉजीज को टेस्ट किया जा रहा था एस्पायरेंट्स। सो याद आपने ये चीज को रखना है स्टूडेंट्स, आपके रट्टे की एबिलिटीज को टेस्ट नहीं किया जाएगा, रट्टे को डिमोटिवेट किया जाता है सीएसएस में, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस किया जाता है, और वो पोस्ट पार्टीशन से आएगी। अब देखिए ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड हाउ डेमोक्रेसी कैन बी स्ट्रेंथन, तो आप जरा सोचेंगे इस पॉइंट पर और सोच के जवाब लिखेंगे, ये आपकी एबिलिटीज रिफ्लेक्ट होंगी। और यही सीएसएस के एस्पायरेंट्स एग्जामिनर्स जो है वो चाहते हैं। ठीक है, सो सीएसएस के एग्जाम्स को, सीएसएस के सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आई होप मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया होगा। ठीक है, कहीं पर अगर किसी को समझ नहीं आता तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन व्हेन आई विल अलाउ यू, और उसके बाद आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो बच्चे क्या करते हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं सीएसएस वाले, वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स में पहले तो अच्छे नंबर ले रहे थे, लेकिन 2021 के बाद अप्रोच जो है वो चेंज हो गई है। 2022 में तो पाकिस्तान अफेयर्स बहुत ज्यादा हिट हुआ था, 2023 में भी पाकिस्तान अफेयर्स हिट हुआ है, स्पेशल सीएसएस में पाकिस्तान अफेयर्स हिट हुआ है, और सीएसएस 2024 में भी क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, और बच्चों के जो एग्जाम नंबर्स हैं वो कम आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज याद रखनी है कि पाकिस्तान अफेयर्स अभी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, पाकिस्तान अफेयर्स हिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, आप में से स्टूडेंट्स, आपने मुझे 2 से 3 मिनट तक याद करवाना है कि मैंने आपको ये भी बताना है कि सब्जेक्ट हिट कैसे होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि एफपीएससी वाले कैसे सब्जेक्ट को हिट करते हैं। खैर, अच्छा स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा, स्टूडेंट्स दूसरे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो अच्छे नंबर पाकिस्तान अफेयर्स में क्यों नहीं ले पा रहे, क्या ऐसा रीजन है? ठीक है, उसका पहला रीजन मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट हिट हो रहा है। सब्जेक्ट कैसे हिट हो रहा है वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, जब मैं अपना पेपर आपके साथ एक शेयर करूंगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा तो जितने भी एस्पायरेंट्स जाते हैं ना पाकिस्तान अफेयर्स में, उनकी अप्रोच एक ही है। ठीक है, कोई भी चीज हो गई, डेमोक्रेसी हो गया, कॉजेज इफेक्ट सोल्यूशन बता दिए, बात खत्म। एनर्जी क्राइसिस हो गई, कॉजेज इफेक्ट सोल्यूशन हो गए, बात खत्म। कोई नई अप्रोच पाकिस्तान अफेयर्स में नहीं मिल रही। ठीक है, वही रटा रटाया किताबों वाला कंटेंट हो गया, वही चीजें हो गई, वही नोट्स एक दूसरे से लेकर, बुकिश अप्रोच, यानी किताबों को का क्रिटिकल एनालिसिस नहीं मिल रहा। जो किताबें एफपीएससी की तरफ से रिकमेंडेड की जाती हैं, उधर से मटेरियल मिल ही नहीं रहा एग्जामिनर को। दैट्स वाई वही पुरानी अप्रोच की वजह से नंबर कम आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, नेक्स्ट है जी, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। बच्चों की ओरिजिनलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट से नहीं, स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि अगर उन्होंने वर्ल्ड टाइम्स की एक बुक ले ली या कोई भी पाकिस्तान अफेयर्स की बुक ले ली, तो अब वो क्या करेंगे, उसी किताब से सारा का सारा मटेरियल को मारेंगे रट्टा, और वो ही जाकर लिखाएंगे अपने पेपर्स में सीएसएस के। स्टूडेंट्स, ये आपके थॉट्स नहीं हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, अगर आप में से कोई वर्ल्ड टाइम्स की कोई किताब लेता है या नोवा की कोई बुक लेता है या चले कोई भी किताब लेता है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि वो किताब सिर्फ आपके पास नहीं है, हो सकता है आपके अलावा 10,000 एस्पायरेंट्स के पास और हो। सो वो सारी एक चीज याद करके, अगर आप सारी एक एक चीजें, वही चीजें लिख कर आएंगे, तो एग्जामिनर को तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये बुक वाली अप्रोच है, बच्चे ने रट्टा मारा हुआ है, तो वो नंबर अच्छे नहीं देगा। इस वजह से आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं नजर आ रही। यानी जब आपका पेपर पढ़ा जाए तो नजर आए कि ये इंस्पायर्ड ने किया। यानी फॉर एग्जांपल, अगर सुलेमान नजीम का मेरा पेपर पढ़ा जा रहा है, तो मेरी पर्सनालिटी उस पेपर से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो ये ओरिजिनलिटी या ऑथेंटिसिटी आर्ग्यूमेंट्स में नजर ही नहीं आ रही, वही रटी रटाई किताबें की अप्रोच। ठीक है, कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, रैशनलिज्म पेपरों में नजर ही नहीं आ रहा, आइडियलिज्म नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। अब आइडियलिज्म क्या होता है और रैशनलिज्म क्या होता है, मुझे बताइएगा, आप सबको इसके बारे में पता है? ठीक है, मुझे बता दीजिए प्लीज कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कि डू यू नो व्हाट इज रियल रैशनलिज्म एंड आइडियलिज्म। ठीक है, उसके बाद देखें तो ऑब्जेक्टिव और ऑथेंटिक रेफरेंसेस ही नहीं है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दो तरह के रेफरेंसेस होते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता, चले मैं आपको बता दूंगा। इसमें हम ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो सेशन रखेंगे, ठीक है,
पाकिस्तान अफेयर्स के सेशन में हम इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, ये तमाम चीजें क्या होती हैं, कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, रैशनलिज्म, आइडियलिज्म, ये तमाम चीजें क्या है, और साथ ही साथ एडिशनल चीज बुक रीडिंग क्लास भी मैं आपके साथ रखूंगा, ठीक है, जिसमें हम बुक की रीडिंग करेंगे और बुक्स की समरीज को एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे कि किताबों में से कैसे ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक आपके होते हैं सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जो आप दे रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अब होते हैं कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। अब ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि अगर कोई एस्पायरेंट ये कह रहा है कि पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया क्योंकि ये चेंज हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट वो होता है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, यानी रिपोर्ट्स, कि हम बताएं कि पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी कुछ रिपोर्ट कर रहा है, ये तमाम चीजें, यानी ये जो आपके रिपोर्ट्स कोटेशंस वगैरह होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स पेपर में स्टूडेंट्स ऐड ही नहीं करते, तो इस वजह से भी फेलियर होता है या कम नंबर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लें, लेंथ ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट। बच्चे क्या करते हैं कि पहले सवाल को 1 घंटा देते हैं और 10 पेजेस लिख कर आते हैं, लेकिन आखिरी सवाल को 10 मिनट देते हैं और सिर्फ 2 पेजेस लिखे होते हैं। इस वजह से भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स फेल होते हैं और नंबर कम आते हैं। आपके 4 सवाल अगर आपने करने होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आपने 4 सवाल करने होते हैं, तो चारों सवालों की लेंथ आपने कोशिश रखनी है कि एक जैसी रहे, 7 से 8 पेजेस आपके एक सवाल के लिए होने चाहिए, ठीक है। सो आपका हर सवाल 7 से 8 पेजेस पर जाए, ये आपकी लेंथ मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेड बुक्स, याद रखिए जो एफपीएससी की तरफ से बुक्स ऐड की जाती हैं, स्टूडेंट्स उन्हें ऐड ही नहीं करते, ठीक है। सो याद रखिए ये तमाम कुछ ऐसी किताबें मैंने लिखी हुई हैं, एफपीएससी रिकमेंडेड बुक्स हैं, कोशिश करें कि इनकी समरीज वगैरह पढ़ लें, ठीक है, और उसके बाद इन्हें अपने आर्ग्यूमेंट्स में, इन्हें अपने सवालों में ऐड करें। मैं आपको आज ऐड करके दिखाऊंगा एक बुक भी। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये तमाम चीजें। अच्छा याद रखिएगा एक और मैं चीज आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट हिट कैसे होता है। अच्छा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हो सकता है आप में से जितने भी एस्पायरेंट्स, 90 एस्पायरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह सब जब आप अपीयर होंगे तो हो सकता है आप सब बहुत अच्छा लिख कर आए, ठीक है, लेकिन ये कंपेटिटिव एग्जाम है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हर चीज कंपैरिजन के साथ चेक होती है, ऐसे नहीं चेक होती कि सुलेमान अजीम का अगर पेपर है तो बस उसे चेक करके पास कर दें, बात खत्म। सुलेमान अजीम के पेपर या किसी भी एस्पायरेंट के पेपर 3-4 के ग्रुप्स में चेक होते हैं, और कौन सा बेहतर होता है उसे फिर वो पास करते हैं या ज्यादा नंबर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सब ने चेक किया, आप सब ने पेपर अटेम्प्ट किया और आपके 70 मार्क्स आ गए, लेट्स जैसे। अब हिट कैसे होता है, जब एग्जामिनर आते हैं, ठीक है, तो वो सीधा कहते हैं कि एग्जाम में से जितने भी बच्चों के नंबर है उनमें से -40 कर दो, -20 कर दो, ऐसे कहते हैं वो, -30 करते हैं। अब जिसके पहले 70 है उसमें से -40 अगर लेस से करते हैं तो कितने हो जाएंगे, वो 30 हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से सब्जेक्ट हिट होता है, नंबर सबके आ गए, पास हो गए, चेक हो गए, लेकिन उसके बाद आकर कह दिया जाता है कि चलें जी इतने माइनस कर दें, -20 कर दें, -40 कर दें, -80 कर दें, ऐसे भी होता है। सो ये चीजें आपने याद रखनी, कोई मसला नहीं है मुकद्दस, आप जो है जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ आप जस्ट उन पर अभी फोकस करें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये कुछ चीजें होती हैं पाकिस्तान अफेयर्स की, एंड ये कुछ ऐसे रीजंस है जो मैंने आपको बताए हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट हिट हो रहा है। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड आई विल एड्रेस ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस देन आप यस सर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर समझ आ गई है, देन हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ ये तमाम चीजें जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट यू वरी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप सबके साथ ये चीजें शेयर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने याद रखना है कि आयशा कह रही हैं सर ये कि क्या करते हैं कि 40 मार्क्स कट कर दें, ये हिट होता है जब कभी सब्जेक्ट हिट हो रहा होता है ना, तो याद रखिए सिर्फ 40 नहीं, वो कह सकते हैं कि -20 कर दें। अच्छा जितने भी बच्चे अपीयर हुए हैं वो कह सकते हैं कि चलें जी उन सारों के नंबरों में से -20 कर देते हैं, या -25 कर सकते हैं, या -30 कर देते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन सब्जेक्ट जब हिट होता है तो हिट होने का मतलब ये होता है कि उसके बने बनाए नंबरों में से इतने उन्होंने माइनस कर दिए, तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली हिट ऐसे होता है, ठीक है। सो यस कंक्लूजन ऐड करना खिजरा बहुत जरूरी है, कंक्लूजन के बगैर आपका सवाल ही कंप्लीट नहीं है। दिस इज यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फर्ज है, ठीक है, जैसे रोजा रखना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, एस्पायरेंट्स पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना फर्ज है,
ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये गुनाह है एक तरह का, समझ लें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट जब स्टार्ट करें, आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसका सिलेबस अपने पास लिखना है हाथ से। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सिलेबस को हाथ से लिखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह से, आपको सिलेबस किस तरह से आपको लेकर चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो है हम सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं लूंगा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन फिर आपने जो भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जो थोड़े दूसरे सब्जेक्ट से भी है, मैं उन्हें भी एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, तुबा कह रही है सर व्हाई हाउ एंड व्हाट एनालिटिकल अप्रोच के लिए बुक्स के साथ साथ और क्या वैलिड साइट्स होंगी, ये आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, किंजा कह रही है सर इस पेपर में आउटलाइन बनाते हैं, टाइम ही नहीं है आपके पास होता। खिजरा आउटलाइन बनाने का कोई फायदा नहीं है, टाइम ही नहीं होता, 30 मिनट होते हैं एक सवाल के लिए। जासिया कह रही है सर आंसर में पहले आउटलाइन दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, आपके पास टाइम ही नहीं इतना होता कि आप आउटलाइन दें। ठीक है, सो हर क्वेश्चन की आउटलाइन देखिए आपके पास टाइम ही नहीं होता। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके पास हर सवाल जो आपने अटेम्प्ट करना है 30 से 35 मिनट में करना है। 30 से 35 मिनट में आपने एक सवाल के ऊपर सोचना भी है, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद 7 से 8 पेजेस आपने लिखने भी हैं। ठीक है, सो इस सिनेरियो में आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि आप नीट आउटलाइन बनाएं। मैं सच बताऊंगा, ये इम्प्रैक्टिकल अप्रोच अगर मैं कहूंगा। ठीक है, 7 से 8 पेजेस का फरीहा सवाल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक शीट लेते हैं, डबल शीट जो होती है वो इस तरह की होती है, राइट। ठीक है, सो ये एक पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज और इसका बैक फोर्थ पेज, यानी ऐसे आपकी तो एक और शीट हो जाए तो ये आपके 8 पेजेस बन जाएंगे। ठीक है, सो ये डबल शीट वाले दो आपके यानी एक दो शीट्स आपकी लगनी चाहिए एक सवाल पर, यानी 8 पेजेस ऐसे बनेंगे। सो 8 पेजेस का आपका सवाल करीबन करीबन होना चाहिए, और आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप नीट आउटलाइन बनाएं। रफ आउटलाइन आप पीछे बना सकते हैं, नीट के लिए आपके पास टाइम ही नहीं हो। अगर आप बनाएंगे तो आपका टाइम जाएगा, 15-20 मिनट जाएंगे, पीछे सवाल के लिए 10 से 15 मिनट बचेंगे, वो आप कर ही नहीं सकेंगे फिर। ठीक है, सो ये चीजें आपने देख लेनी है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा कि देखिए, आपने सिलेबस पाकिस्तान अफेयर्स का फॉर एग्जाम्पल अपने हाथ से लिख लिया अपने पास, फिर आपने क्या करना है, पाकिस्तान अफेयर्स के या कोई भी सब्जेक्ट है उसके पास्ट पेपर्स को देखना है। यहाँ पर हम देखें तो अगर हम कुछ टॉपिक्स को मैं एनालाइज करूं कि कौन कौन से टॉपिक्स पाकिस्तान अफेयर्स में ज्यादा वो रिपीट करता है या मेजर पूछे जाते हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए। फॉर एग्जांपल शेख अहमद सिरहंदी में 2024 पे यही साल पे क्वेश्चन आया है, शाह वली उल्लाह पे क्वेश्चन आया। ठीक है, आप देख सकते हैं सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट पे क्वेश्चन आया है। फिर प्री पार्टीशन में 1947 के बाद, ठीक है, लखनऊ पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो कि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे। सवाल इन पर आया नहीं हुआ, ठीक है, इनडायरेक्टली आया हुआ है, डायरेक्टली कोई सवाल नहीं आया हुआ। ठीक है, फिर 1937 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पर एक सवाल आया हुआ है, यहां पर आपका प्री पार्टीशन खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका पोस्ट पार्टीशन होता है। पोस्ट पार्टीशन में कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं, क्योंकि सारा सिलेबस ऑलरेडी, टॉपर्स भी जो होते हैं वो 70 से 80% सिलेबस करते हैं बस, तो सारा सिलेबस तो कवर हो ही नहीं ना सकता। सो पोस्ट पार्टीशन में कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं, अर्ली प्रॉब्लम्स फेस बाय पाकिस्तान, ये आपको जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में भी हेल्प करेगा और पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलिटिक्स इन द अर्ली इयर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि अर्ली इयर्स में पॉलिटिक्स क्या थी, ये 2022 में 2 दफा सवाल देखे आया हुआ है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये 2018 में इस पर सवाल आया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। और आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में कितने सवाल आए हुए हैं 18th अमेंडमेंट पे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया। फिर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को आप देखें तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान 2019 में क्वेश्चन इस पर आया हुआ है और सीएसएस 2021 में भी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इसमें भी 2-3 साल 2016 में और 2022 में सवाल आया हुआ है। सो आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन में पॉलिटिकल साइंस पर भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, एंड नेशनल इंटीग्रेशन पाकिस्तान अफेयर्स में भी पूछा गया। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए 3 सवाल आए, इट मींस कि इंपॉर्टेंट एरिया। फिर एग्रीकल्चरल इश्यूज जो वन ऑफ मेरा मेरा फेवरेट टॉपिक है, सीएसएस 2023 में इस पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इश्यूज इन पाकिस्तान देखें तो ये भी सीएसएस 2023 पे इस पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, एंड ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, फिर हम ये भी एक करेंगे। कश्मीर इशू भी हम करेंगे। पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन देता हूँ। कश्मीर इशू को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी, इस पे भी सवाल आए हुए हैं। फिर अब वाटर क्राइसिस को भी डिस्कस कर लेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिस्कस कर लेंगे, ये करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड है। फलस्तीन इशू आपको पता है बड़ा हॉट इशू बना हुआ है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आईएमएफ,
एससीओ, ईसीओ और यूरोपियन यूनियन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये आने वाली हमारी पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास का एक ओवरव्यू है छोटा सा, कि हम क्या क्या चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द सिलेबस, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस एंड आई विल एड्रेस देम, ठीक है। बाकी आपने जो सवाल पूछे हैं, सर कैन वी मेक क्रिस्टल्स इन पेपर, क्रिस्टल्स आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं, फरीहा कह रही है, सर इतना मटेरियल कहाँ से आ जाता है, सर अभी तो हमें एक लफ्ज भी नहीं आता। फरीहा, आपको एक कॉमा भी जहां पर लगाना है, आप पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास जब लेंगी, एक कॉमा और एक डॉट भी जहां पर लगाना है, वो भी प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। सो मैं आपको अपना थोड़ा सा पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में भी चीजें बता देता हूँ, आ जाएंगी वो, ठीक है। आउटलाइन बनानी है सर, नहीं जी, आउटलाइन ऐसे के अलावा किसी में नहीं बनानी। कैन यू मेक क्रिस्टल्स इन पेपर, आप बना सकते हैं। सर इट्स इंटिमिडेटिंग एंड नाउ आई एम डिमोटिवेटेड फॉर हाउ आई एम गोना मैनेज ऑल दिस। पाकिस्तान अफेयर्स, आपने जो भी ये क्वेश्चन पूछा है, आप पाकिस्तान अफेयर्स में जब एनरोल होंगे तो बाकी सारा आपको शुरू से लेकर एंड तक मोटिवेट करना और काम करवाना, वो मेरा जिम्मा है, ठीक है। सो we are following syllabus of 2015, right? The syllabus hasn't changed since. बिल्कुल आप सही कह रही हैं, 2016 onwards. How can we eliminate the wrong approach and how can we write well with क्लियर आर्ग्यूमेंट? स्टूडेंट याद रखिएगा, जहांगीर साहब आपने ये सवाल मुझसे पूछा है, याद रखिए कि एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपको आर्ट बनाना, सीएसएस एक आर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, सीएसएस एक आर्ट है। अब इस आर्ट को, ठीक है, जब आप पहली दफा फॉर एग्जांपल एप्पल बनाते हैं, ठीक है, सो एप्पल आपसे पहली दफा नहीं सही बनता, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तब आप परफेक्ट हो जाते हैं उसमें। सो याद रखिए, सीएसएस एक आर्ट है, जब आप डेली लिखेंगे तब आपको ये चीजें आएंगी, एक दिन में ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। सो डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो पाकिस्तान अफेयर्स में गोल ये होगा कि सिर्फ आपको पाकिस्तान अफेयर्स नहीं पढ़ाना, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी मेंटल ग्रोथ भी ऐसी कर देंगे कि आपके लिए सीएसएस बहुत ज्यादा इजी हो जाए। सो वो सब मेरा जुम्मा, ठीक है, वो मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, सो आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। कैन वी से दैट मैप्स, चार्ट्स एंड एनालिटिकल ग्राफ्स आर कंसीडर्ड टू बी अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स? बिल्कुल तूबा, मैं आपके साथ अपना पास्ट पेपर अभी अपना एक मॉक शेयर करता हूँ। सर नोट्स मेकिंग पर भी बता दें, नोट्स मेकिंग के बारे में मैं आपको मेरा एक क्लास है, मैं आपको साथ वो शेयर कर दूंगा। और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स में मैं आपको स्टूडेंट्स इस तरह से बताऊंगा कि हम एक दिन लाइव हो जाएंगे, दो तीन टॉपिक्स को पकड़ेंगे और मिलकर उन पर नोट्स बनाएंगे। मैं भी आपके साथ बना रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाऊंगा क्या क्या प्रैक्टिसेस और चीजें मैं अडॉप्ट करता हूँ नोट्स बनाने के लिए। आप उन्हीं चीजों को देख सकते हैं और उसके बाद आपकी चीजों को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। सो नोट्स बनाना भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सर, पाकिस्तान अफेयर्स के पास पेपर कहाँ से मिलेंगे? मैं आपको पूरे के पूरे पास पेपर्स प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, गुल। और देखिए, अपने अभी पेपर्स वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कौन से आपके सब्जेक्ट्स है। व्हाई डू नॉट ऐड रिलेशन पोर्शन? रिलेशंस कोई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेशंस पाकिस्तान और अमेरिका का एक रिलेशन करना है, वो आपको मैंने ऐसी स्टोरी बतानी है, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। सो रिलेशंस वगैरह एज सच कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज चुने हैं जिनमें से आपका 100% पेपर हो जाता है, ठीक है। सर पाकिस्तान अफेयर्स के नोट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? पाकिस्तान अफेयर्स के नोट्स स्टूडेंट्स मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगा, ठीक है, खुद भी, और आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर करूंगा, ठीक है। और आपने अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स यूज करने हैं, आप सारे के सारे उधर से कर सकते हैं। मेरा ओवरव्यू ये है स्टूडेंट्स, मैं जब सीएसएस 2023 में अपीयर हुआ था, तो मैं अपने मेंटोर के साथ हुआ था अपीयर, यानी मेरे जो टीचर थे, ठीक है। सो पाकिस्तान अफेयर्स मैंने उन्हीं से पढ़ा हुआ था, बट मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मेरे अपने टीचर से ज्यादा नंबर थे अपने पाकिस्तान अफेयर्स में, ठीक है। आई ऑब्टेन्ड, उस टाइम पर पाकिस्तान अफेयर्स बड़ा लो स्कोरिंग था और बच्चे रो रहे थे, एंड उस टाइम पे मैंने पाकिस्तान अफेयर्स में 64 लिए थे, ठीक है, एंड मेरे मेंटोर के 29 थे। सो मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन जो मैंने नोट्स को इस्तेमाल किया है, आप उन्हीं को कर लेंगे तो दे आर मोर देन इनफ। आपको वो सारे के सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है। हाउ आई गेट हैंड रिटन नोट्स, आपको सब के सब मिल जाएंगे, ठीक है। एनी, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, राइट नाउ आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपके साथ अपना जस्ट एक पेपर शेयर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। एंड ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मेरा करंट अफेयर्स का टेस्ट है, ठीक है। एंड ये मैंने सवाल किए थे कुछ, ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपने कोशिश क्या करनी है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है ना, वो फर्स्ट पेज का होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। 200-250 अल्फाज का इंट्रोडक्शन नहीं होता, आपका फर्स्ट पेज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इज दिस सेशन हेल्पफुल फॉर पीएमएस टू? बिल्कुल आपका ये सेशन पीएमएस के लिए हेल्पफुल भी होगा, मेमोना, डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है। आप थोड़ा सा अपना क्लास को थोड़ा सा लीव करके फिर से ज्वाइन करें,
मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स, आप सबको नजर आ रहा है ये जो स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की है? लेट मी नो स्टूडेंट्स। ओके, अगर किसी को नहीं आ रही तो आप फिर से एग्जिट करके ज्वाइन कीजिए प्लीज, बिकॉज रीजन ये है कि सबको अगर शो हो रहा है तो इट मींस आपकी तरफ कोई इश्यू है, ठीक है? माइट बी पॉसिबल कनेक्शन एरर्स वगैरह हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक था, ठीक है? सो मैंने अटेम्प्ट किया। याद रखिएगा आपका इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेज का होता है, ठीक है? अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप देखें तो आपने ये देखिए चार्ट्स, इसे कहते हैं इन्फोग्राफिक्स, ठीक है? इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स से मुराद है कि चार्ट्स ऐड करना, मैप्स ऐड करना, डायग्राम्स ऐड करना, ठीक है? ये आपके सवाल में होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी यहां से जाहिर होगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें तो चार्ट्स वगैरह मैंने ऐड किए, ठीक है? ग्राफ्स ऐड किए, हर पेज पे मैंने कुछ ना कुछ ऐड किया, ठीक है? फिर आप देखें तो स्टूडेंट्स, मैंने जितने बॉडी पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ बहुत लंबे नहीं आपने लिखने, आपने पैराग्राफ, आपका पैराग्राफ 3 से 4 लाइनों का होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? ऐसे की बात नहीं कर रहा, ऐसे इज अ डिफरेंट, ठीक है, अप्रोच। लेकिन बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में आपके जो बॉडी पैराग्राफ है 3 से 4, हद 5 लाइनों का आपका डेड एंड होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर भी देखिए मैंने छोटा सा बॉडी पैराग्राफ लिखा है और नीचे मैंने ग्राफ ऐड कर दिया। यहाँ पर भी आप देखें कोई लंबा बॉडी पैराग्राफ नहीं लिखा, बॉडी पैराग्राफ थोड़ा सा इतना लिखा, और ये मैंने कोई ब्लैक से रिपोर्ट ऐड कर दी, क्योंकि याद रखिएगा जब आप रिपोर्ट वगैरह कोई ऐड करते हैं तो आपकी कोशिश होती है, ह्यूमन साइकी है कि वो रिपोर्ट हाईलाइट हो और एग्जामिनर उसे पढ़े। तो मैंने क्या करता था, मैं ब्लैक से सारी रिपोर्ट्स वगैरह कोटेशंस वगैरह लिख देता था, ताकि एग्जामिनर का मैं माइंड हैक करता था हमेशा, ठीक है? सो अब किसी और चीज पर नजर जाए ना जाए, इस पर जरूर जाएगी, तो डायरेक्टली इस पर नजर मैं चाहता था कि एग्जामिनर की जाए, ठीक है? फिर आप देखें तो फिर यहाँ पर भी मैंने, मेरा ये एक सवाल है जिसमें मैंने देखी कितने ग्राफ्स ऐड किए, फिर यहाँ पर टेबल्स ऐड कर दिए, एंड आप में से किसी ने सवाल पूछा सर कंक्लूजन ऐड करना जरूरी है? कंक्लूजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? आगे आप देखिए तो ये भी एक सवाल, अब देखिए इसमें मैंने मैप भी ऐड कर दिया, और मैप मैंने ऐसे ऐड किया कि मैप को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मेरा मैप अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। अब दूसरे जितने भी एस्पायरेंट्स थे वो सारे मैप बनाकर मैप को एक्सप्लेन करते थे, लेकिन मेरे मैप को देख के एग्जामिनर को पता चल जाता था कि अच्छा, अगर चाइना और ईरान और सऊदीया के रिलेशंस हैं तो किन किन एरियाज में रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया कि ट्रेड में रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस में, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में। देखिए अब देखिए मुझे नीचे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, एग्जामिनर देख के समझ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को एग्जामिनर ज्यादा अच्छे नंबर देता है, और दैट्स व्हाई डिस्पाइट बीइंग अ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट मैंने उस टाइम पर 64 अचीव कर दिए थे पाकिस्तान अफेयर्स में, जो कि एक बहुत बड़ी अप्रोच है। सो आपने स्टूडेंट्स कोशिश करना है कि ये तमाम चीजें मैं आपके साथ अपने नोट शेयर कर दूंगा, अपने ये बॉक्स भी शेयर कर दूंगा, मैंने जो पास्ट पेपर्स की आउटलाइंस बनाई हैं वो भी शेयर कर दूंगा, पास्ट पेपर सॉल्व भी शेयर कर दूंगा। आप जब पाकिस्तान अफेयर्स में एनरोल हो गए तो उसके बाद आपको जीरो से लेकर हीरो बनाना वो मेरा जिम्मा, ठीक है? ये चीजें आपने, अगर मैं कर सकता हूँ इस चीज को, आई वाज अ बिगिनर एट दैट टाइम, आई रिमेंबर कि मैं जब सीएसएस की एकेडमी में गया तो मैं जाकर पूछ रहा था कि कौन से ग्रुप में एलोकेशन होनी है और कैसे सब्जेक्ट्स होंगे, आई डिडंट नो एनीथिंग। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 1 ईयर मैं अपने टीचर्स से अच्छे नंबर ले रहा था, ठीक है? वो आप सबको मैं बताऊंगा, ये तमाम चीजें जब आप अपने पेपर्स में सवालों में ऐड करेंगे, आपके आर्ग्यूमेंट्स मजबूत होंगे, तो ये चीजें आपको ऐड होती जाएंगी। देखिए आप अल्ताफ साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुकद्दस, दिस इज नॉट माय डोमेन एंड मेरा एरिया नहीं है, ठीक है? ये 25 जून के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है? विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक स्टूडेंट्स। मैं कोशिश, ये मैं आपको अपने साथ एक और आपके साथ अपना एक मॉक शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ये आप देख सकते हैं 14-15 हमेशा टॉपर्स के नंबर होते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक सवाल था जो मैंने पाकिस्तान अफेयर्स पर किया, ठीक है? एंड इसमें भी देखिए मैंने इन्फोग्राफिक्स वगैरह ऐड किए, ये मैंने 1 महीने बाद जब सीएसएस स्टार्ट किया था तो मैंने ये सवाल कर दिया था attempt, ठीक है? आपको भी मैं इंशाल्लाह इससे ज्यादा अच्छी तैयारी करवाऊंगा। एंड इसमें आप देख सकते हैं 20 में से 14 नंबर, यानी कि टॉपर्स वाले मेरे ऑलरेडी उस टाइम पे नंबर आ रहे थे। आपको भी मैं ये तमाम चीजें अटेम्प्ट करवाऊंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट स्टूडेंट्स, ठीक है? विदाउट एनी फर्दर अडू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं, टॉपिक से रेलिवेंट, ठीक है? टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप मेरे साथ कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। 15 से 20 मिनट हानिया, अगस्त के स्टार्ट में पीएमएस एक्सपेक्टेड है, ठीक है? एंड पीएमएस की अप्रोच है थोड़ी सी डिफरेंट है, बट वो भी मैं आपको साथ साथ इसमें गाइड करता जाऊंगा। दिस सेशन इज यूजफुल फॉर पीएमएस एज वेल एज फॉर सीएसएस, ठीक है? डोंट यू वरी। आयशा, एज सच कोई आपने कहा, आयशा ने पूछा बड़ा अच्छा सवाल जी, कि एक सवाल में कितनी रिपोर्ट्स आप ऐड कर सकते हैं? आशा कोई नंबर नहीं है, ठीक है?
एक सवाल में ऐसा नहीं आपने करना कि बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स ऐड कर दें, ठीक है, कि आपकी रिफ्लेक्शन ना नजर आ रही हो आयशा सवाल से, कि सिर्फ रिपोर्ट ही लग रही हो, ऐसे नहीं आपने करना। एक सवाल में आप 3 से 4 रिपोर्ट्स ऐड कर दें अगर आपको याद है तो, ठीक है, नहीं तो आप कोटेशंस लिख दें। वो भी नहीं है तो आप डायग्राम्स वगैरह तो बना सकते हैं, मैप्स वगैरह तो बना सकते हैं ना, वो आप ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पीएमएस और सीएसएस में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। राइट नाउ हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी चीजों में डिटेल में जाएं, ठीक है। आ, ठीक है, सो दैट्स वाई, ठीक है। फरीहा पूछ रहे हैं सर अभी टॉपिक आता ही नहीं, क्वेश्चन कैसे पूछे, कोई मसला नहीं है, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। सो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तान हमारा एक टॉपिक है, ठीक है, हम इस पे देख लेते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं जी। डेमोक्रेसी क्या है? आ, शाजिया कह रही है सर प्लीज फिर से क्वेश्चन दिखा दें, मेरा जूम डिस्कनेक्ट है। शाजिया मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, और आपको जो है ना ग्रुप में ये तमाम चीजें शेयर हो जाएंगी, ठीक है, डोंट यू वरी। प्री पार्टीशन में मैं आपको बता दूंगा, अभी जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो प्री पार्टीशन में आपको सब बता दूंगा कौन कौन सी टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं, मेरी नोट्स आपको रिटर्न मिल जाएंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है। सो ग्रुप में आपके साथ पाकिस्तान अफेयर्स का जो ग्रुप बनेगा, जो एनरोल स्टूडेंट होंगे उनके साथ नोट्स तमाम चीजें शेयर हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल मेमूना, ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर होंगी, बिल्कुल होंगी, ये आपका राइट है, आपके साथ शेयर हो जाएंगी। सो लेक्चर का ओवरव्यू अगर आप देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, फिर हम देखेंगे डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान और डेमोक्रेसी का क्या सूरत हाल रही है, हिस्टोरिकल ओवरव्यू कि पाकिस्तान बनने के बाद डेमोक्रेसी का क्या हाल था, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत है या नहीं, जो भी है डेमोक्रेसी, अभी आपने कुछ नहीं देखना, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अगर पाकिस्तान में मजबूत है डेमोक्रेसी तो वो क्यों है, या कमजोर है तो वो क्यों है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि करंटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की क्या सूरत हाल है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो भी सूरत हाल है उसे किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सारा का सारा लेक्चर का जो है ओवरव्यू होगा, ठीक है। गुल, ये आपके साथ टॉपिक वगैरह जो है ग्रुप वगैरह बना दिया जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट, ठीक है। सो आप में से मुझे कोई एक एक्टिव रीडर चाहिए, कोई भी आप में से अगर वॉलंटियरली पढ़ना चाहता है, सो ही और शी इज मोस्ट वेलकम। आपके साथ एक जनरल जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। जी एनीबडी आप में से कोई पढ़ना चाहता है? सुमैया क्लास में है, सुमैया आर यू इन द क्लास? चले, एमन पढ़ना चाहती है, एमन यू मोस्ट वेलकम। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है। सो डेमोक्रेसी क्या है जी, एमन पढ़िएगा। एमन आर यू देयर? जी आयशा, चले आप पढ़ लें, एमन आई गेस उनकी तरफ से कोई डिस्ट्रॉशन हो रहा है। जी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, डोंट यू वरी। जी आयशा पढ़िएगा। ओके चलें, कोई मसला नहीं है, मैं ही पढ़ देता हूँ फिर। स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, द विल ऑफ पीपल, यूनाइटेड नेशंस जो है डेमोक्रेसी को कुछ इस तरह से डिफाइन करता है, ठीक है। द विल ऑफ पीपल, कोई मसला नहीं है, मैं ही पढ़ देता हूँ। द विल ऑफ पीपल एक्सप्रेस थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। दरअसल स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी सियासत का यानी पॉलिटिक्स का एक ऐसा निजाम होता है जिसमें तमाम जितने भी सिटीजन्स होते हैं यानी लोग होते हैं, उन्हें इतना राइट दिया जाता है कि वो इलेक्शंस के थ्रू अपने रूलर को डिसाइड कर सके, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को डिसाइड कर सके, ठीक है, और वोट के जरिए डिसाइड कर सके, और तमाम ह्यूमंस को उनके राइट्स वगैरह दिए जाते हैं ऐसे सिस्टम में। मैं फिर बता रहा हूं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों के पास राइट होता है कि वो वोटिंग के जरिए, ठीक है, इलेक्शंस के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके, ठीक है, अपने रूलर को इलेक्ट कर सके, ठीक है, और साथ ही साथ उन तमाम लोगों के उन्हें राइट्स वगैरह दिए जाएं, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है डेमोक्रेसी। अब याद रखिए, हमें यहां से ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा निजाम है जहां पर तमाम लोगों के राइट्स जो हैं प्रोटेक्ट किए जाते हैं, यानी जितने भी लोग हैं, रिलीजियस बेस पर नहीं, वैसे जितने भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उन तमाम लोगों को क्या दिए जाते हैं, उनके राइट्स दिए जाते हैं। सेकंड है जी, इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तमाम लोगों को एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता है कि वो उनके माइंड में जो भी है या वो जो भी बात करना चाहते हैं उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं।
फ्रीडम ऑफ असेंबली होती है, यानी मिल सकते हैं कहीं पर भी, एसोसिएशन होता है, ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हैं, आजादी होती है, ठीक है। और उसके बाद तमाम लोगों के पास राइट होता है कि वो पब्लिक अफेयर्स में, यानी पब्लिक मीटिंग्स वगैरह में, गैदरिंग्स में, इन तमाम चीजों में पार्टिसिपेट कर सके। स्टूडेंट्स, ऐसे सारे के सारे सिस्टम को कहा जाता है डेमोक्रेसी। एक ऐसा सिस्टम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें तमाम लोगों के पास ये राइट होता है कि वो वोट कर सके, ठीक है। और वोट करने के बाद वो अपने रूलर को इलेक्ट कर सके, सिलेक्ट नहीं, इलेक्ट कर सके, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो चूज कर सके, आप ये कह लें, ठीक है। और उसके बाद ये है कि तमाम लोगों के पास इतना राइट होता है कि उन्हें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या उनके तमाम राइट्स दिए जाएं। ऐसे सिस्टम को कहा जाता है डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है, ठीक है। यहां तक मुझे बता दें, डेमोक्रेसी को मैंने बड़ा आसान करके बताया है। कोई अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई यस सर नहीं बोलेगा। किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। आई वेट फॉर अबाउट 10 सेकंड्स। अगर किसी का भी क्वेश्चन, आप हैंड रेज कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन आई विल मूव फर्दर, ठीक है। आई वेट फॉर अबाउट 10 सेकंड्स। ओके जी। फलक, पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, कि तमाम एक ऐसा सिस्टम जिसमें तमाम लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, कि वो मिल सकें, वो एसोसिएट एक दूसरे के साथ कर सकें, अपनी तरक्की के लिए कोई बिजनेस वगैरह कर सकें, इलेक्शंस में वोट डाल सकें। ऐसे सिस्टम को कहा जाता है डेमोक्रेसी, ठीक है। सो इस सिस्टम को कहा जाता है डेमोक्रेसी। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक निजाम है जी जहांगीर साहब। इलेक्टेड वो होता है जिसे वोट दिया जाता है, ठीक है। वोट जिसे दिया जाता है उसे कहते हैं इलेक्टेड। और जिसे सिलेक्ट किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या ऐसी हिडन फोर्सेस जो कि पीछे बिहाइंड द सीन्स बैठी हुई हैं, ठीक है। ऐसी फोर्सेस जो कि बिहाइंड द सीन्स बैठ के रूलर्स को सिलेक्ट करती हैं, उन्हें कहा जाता है सिलेक्टेड, ठीक है। सो इलेक्टेड एक अच्छा वर्ड है क्योंकि लोग उसे इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। और सिलेक्टेड वो है जिसे एस्टेब्लिशमेंट लोगों की मर्जी के बगैर सामने लाकर कहती है ये आपका रूलर है, बस अभी से ही आपने मानना है, ठीक है। ग्रुप का मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी आपने अल्ताफ साहब ने इसका ग्रुप बनाना है, ठीक है। सो जब ग्रुप बनाएंगे, मैं भी उसमें होऊंगा, आप भी होंगे, हम डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जी जहांगीर साहब, आपका क्या क्वेश्चन है, लेट मी नो। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, अब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे बताइएगा। यस सर। ठीक हो गया, ऑलराइट। शाहजी कह रही है सर फिर हम ओके, ठीक हो गया सर। थर्ड वर्ल्ड में डेमोक्रेसी एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। पाकिस्तान में आप देख लें, ठीक है, वीक डेमोक्रेसी है, ठीक है। सो ये आप देख लें, फ्यूडल लॉर्ड्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सिलेक्टेड गवर्नमेंट। चलें कह लें आप, ठीक है जी, ओके। ओके सो भैया आप पढ़िए कुछ ये फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है, कि डेमोक्रेसी जिस जिस कंट्री में एग्जिस्ट करती है उसके मेन फीचर्स क्या क्या है। ये सारे मैंने बड़े डिटेल में जाकर फीचर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले, डेमोक्रेसी जिस कंट्री में होती है वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होती है, यानी लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली गवर्नमेंट होती है। जी सुमैया पढ़िएगा, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी जहां पर होती है वहां पर क्या क्या होता है, पढ़िएगा यहां से। ओके कोई मसला नहीं है, जहांगीर साहब आप पढ़िएगा। सर क्लीन इलेक्शंस। ओके अच्छा, जब कभी भी क्लीन इलेक्शन से मुराद है फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। अब आपने पाकिस्तान का सिनेरियो अपने माइंड में यहां पर बनाते जाना है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे, तो उस जगह पर, उस कंट्री में डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग होगी। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने बताना नहीं है, क्या पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अगर हो रहे हैं तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत है, अगर नहीं हो रहे तो डेमोक्रेसी कमजोर है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि आप आंसर कीजिएगा, प्लीज अभी आपने आंसर अपने पास रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िएगा जी। इंक्लूसिव सफरेज। इंक्लूसिव सफरेज, इंक्लूसिव सफरेज से मुराद है कि तमाम लोगों के पास राइट हो कि वो वोट कर सकें। अब पाकिस्तान में ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िएगा। फ्री पॉलिटिकल पार्टीज। फ्री पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन तमाम पार्टीज के पास राइट हो, फ्रीडम हो कि वो आजादी से अपनी राय का इजहार कर सके। क्या पाकिस्तान में ये है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव में पढ़िएगा, कौन सा पॉइंट है? इलेक्टेड गवर्नमेंट।
इलेक्टेड गवर्नमेंट आपकी होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान में ये निजाम आपको नजर आ रहा है? अगर तो आ रहा है तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, अगर नहीं तो देन द चॉइस इज अप टू यू। ठीक है, आगे देखिए, तो डेमोक्रेसी जहां पर होती है वहां पर लोगों के राइट्स होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से राइट्स होते हैं जी, पढ़िएगा। Access to justice. अच्छा, जस्टिस, तमाम लोगों को इंसाफ मिलेगा। क्या पाकिस्तान में जस्टिस मिल रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, यह आपके लिए एक लिटमस पेपर टेस्ट है, आपको पता चलता जाएगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत है या नहीं। नेक्स्ट पढ़िएगा जी सर। Civil liberties. सिविल लिबर्टीज, यानी तमाम लोगों के पास लिबर्टी हो कि वो एसोसिएशन कर सके, अपनी राय का इजहार कर सके। आप में से किसी ने सवाल पूछा सर इंक्लूसिव सफरेज। अच्छा, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, यानी वोट करने का हक जब दिया जाता है तो उसे कहा जाता है सफरेज। अब स्टूडेंट्स, इंक्लूसिव से मुराद होता है कि तमाम, यानी ऑल। सो इंक्लूसिव सफरेज से मुराद है कि डेमोक्रेसी में तमाम लोगों के पास, यानी तमाम सिटीजन्स के पास राइट हो कि वो वोटिंग में हिस्सा ले सके। ठीक है, सो ये आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, शाजिया कह रही है सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, कि हमारे फिर ग्रुप का पता कैसे पता चलेगा कि आपने बना लिया है? ये लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा शाजिया, डोंट यू वरी, आप जस्ट लेक्चर पर फोकस कीजिए, तमाम चीजें हल हो जाएंगी, मैं आपके साथ खुद कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यस, माइनॉरिटीज को इंक्लूड करना चाहिए। अब देखिए ना, सिविल लिबर्टीज, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा बात करें तो क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को राइट्स मिल रहे हैं? अब माइनॉरिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, जेंडर माइनॉरिटीज हो सकती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो सकती हैं, एथनिक माइनॉरिटीज हो सकती हैं, तो ये आप चीजें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा ये वाला पॉइंट। Social rights and equality. सोशल राइट्स होने चाहिए और तमाम लोगों में इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, बट क्या पाकिस्तान में इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है? ऐसा तो नहीं कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अगर तो ऐसा है तो डेमोक्रेसी कमजोर है, और अगर तो सारे मुल्क में इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है तो डेमोक्रेसी मजबूत है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा जी सर। चेक ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, जहां पर डेमोक्रेसी होता है वहां पर गवर्नमेंट के ऊपर चेक होता है। चेक से मुराद है कि गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा एक नजर रखी जाती है कि गवर्नमेंट करप्शन ना करे, और अगर करप्शन कोई भी करता है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि लाने वाले लोग हैं, तो अब अगर लोगों के नंबर काटेंगे तो लोग उन्हें रिमूव कर देंगे। ठीक है, चेक ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये डेमोक्रेसी में होता है। ठीक है, पढ़िएगा जी सर। Media integrity. मीडिया इंटेग्रिटी होती है डेमोक्रेसी में। मीडिया इंटेग्रिटी से मुराद है स्टूडेंट्स के मीडिया जो है बड़ी इंक्लूसिव होती है और मीडिया बड़ी एक्टिव होती है। ठीक है, हर तरह के इनजस्टिस को एड्रेस करती है मीडिया। ठीक है, अब क्या पाकिस्तान में हो रहा है? क्या पाकिस्तान में मीडिया के पास राइट्स हैं? क्या पाकिस्तान में मीडिया के पास एक्सप्रेशन के राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं अभी आपसे आंसर नहीं मांग रहा यहां से। अगर तो होगा तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत है, अगर नहीं तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत नहीं है देन। ठीक है, सो ये मैं आपसे एंड से आपसे मैं एंड में पूछूंगा जी सर। नेक्स्ट पढ़िएगा। Judicial independence. जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, यानी जितने भी आपके जुडिशियल से मुराद है जजेस, आपके जजेस इंडिपेंडेंट हो, जजेस के ऊपर किसी भी किस्म का सियासी बंदे का या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या पाकिस्तान में जुडिशरी आपकी जजेस इंडिपेंडेंट है क्या? कि यहाँ उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, या उन्हें धमकी दी जाती है कि आपने फैसला हमारे खिलाफ दिया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे? ये आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पढ़िएगा। Effective parliament. पार्लियामेंट आपकी इफेक्टिव हो, पार्लियामेंट का काम होता है कि वो तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट का काम होता है कि लोगों के मुताबिक लॉज बनाना। ठीक है, अब क्या हमारी पार्लियामेंट लोगों के मुताबिक लॉज बना रही है? मैं आपसे से क्वेश्चन करता हूं, अगर तो हाँ तो डेमोक्रेसी मजबूत है, अगर नहीं तो आई एम सॉरी, डेमोक्रेसी फिर कमजोर है। तो आप ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लें जी। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट। जहां पर डेमोक्रेसी होता है, मैंने क्या आपको सबसे पहले बताया था कि लोग जितने भी पीपल हैं या सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं वोट के जरिए, और अपने रूलर को या अपने रिप्रेजेंटेटिव, एक अच्छा वर्ड रहेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं? मुझे बताइए जल्दी जल्दी, आप सारे मुझे बताएं, सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में? अच्छा जी, ठीक है, इलेक्ट, वेरी गुड जी। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी का पता नहीं था वो बता रहे हैं इलेक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जिस 10 से 15 मिनट के लेक्चर का ये हाल है। सो आगे मैं आपको तमाम गाइड करूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, सो इलेक्ट करते हैं। सो पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट होती है। पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट में ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है? सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन। सिविल सोसाइटी से मुराद है कि आपके जितने भी लोकल लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी आपकी डायरेक्ट होती है, ये तीनों एक ही चीजें हैं। और उसके बाद लोकल डेमोक्रेसी होती है, यानी लोकल लेवल तक तमाम लोगों में अवेयरनेस होती है।
क्या पाकिस्तान में लोकल लेवल तक, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं कहता हूँ आप अपने मोहल्ले में देख लें, क्या तमाम लोगों के पास पॉलिटिकल अवेयरनेस है? क्या तमाम लोगों के पास उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस है? अगर तो है तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में मजबूत है, लेकिन अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी कमजोर है। ठीक है, सो ये मेन फीचर्स है आप डेमोक्रेसी के, आप देख सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट्स आपसे, मैंने डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स का बात किया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी से मुराद है कि तमाम लोगों के पास जो है राइट होता है। ठीक है, सो जस्ट अभी आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर है, इनडायरेक्ट थोड़ा सा जो है टेक्निकल हो जाएगा, सो आई नॉट गोइंग टू दैट। अभी बहुत बेसिक लेवल के एस्पायरेंट्स बैठे हैं, सो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत से लोग। ठीक है सर, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्ट एंड इलेक्ट? मिशेल, सिलेक्ट से मुराद होता है कि जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट किसी लीडर को सिलेक्ट करके कहती है कि चलो जी अब ये आपका लीडर है लोगों को, लेकिन इलेक्ट वो होता है जिसे वोट डाल के लोग सिलेक्ट यानी चूज करते हैं। ठीक है, सो वोट डाल के अगर आप किसी को चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट बिठा रही है जी ये आपका रूलर है, अब आपने इसे मानना है 5 साल तक, बस जो इसके खिलाफ जाएगा उसकी हम तबाही फेर देंगे, वो होता है सिलेक्टेड। ठीक है, सो सिलेक्टेड और इलेक्टेड में ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। अब आप सबने बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पर भी ये मैंने कुछ बेसिक फीचर्स बताए हैं डेमोक्रेसी के। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत है, ये सारे फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए बताइएगा, क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है? ठीक है, स्टेबल डेमोक्रेसी है चलें, या अनस्टेबल डेमोक्रेसी है? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल अनस्टेबल डेमोक्रेसी है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो ये चीजें आप स्टूडेंट्स खुद देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया, जस्ट मैंने आपके माइंड से जो कुछ आपने एग्जांपल्स आसपास देखी थी या जो आप टीवी में देख रहे हैं, हमने सिर्फ एक्सप्लोर ही अभी तक किया है, मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अच्छा फरीहा कह रही है वीक भी नहीं है। फरीहा कैन यू प्लीज एलेबोरेट कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वीक नहीं है तो फिर क्या है, मुझे बताइएगा। वकार, दैट्स अ वेरी गुड टर्म, हाइब्रिड डेमोक्रेसी। जी फरीहा, कैन यू प्लीज एलेबोरेट? सर क्योंकि ना पॉलिटिकल पार्टीज की अनस्टेबिलिटी रहती है, अगर वो स्टेबल होंगे तो हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग की तरफ आ सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही वीकनेस पर है। हमारी पार्टीज ही स्टेबल नहीं होती तो फिर डेमोक्रेसी कैसे स्टेबल हो जाएगी? देखिए फरीहा, ये तमाम फैक्टर्स को जब हम डिस्कस करें ना, तो इसका मतलब हमें साफ ये चीज एक जाहिर होती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अभी अनस्टेबल है या वीक है। ठीक है, अभी मैंने आपको और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताया था, लेकिन आपकी बात, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है अभी ट्रांजिशन के फेज में है। ठीक है, यानी अभी इसे और मजबूत स्टेबल बनाया जा सकता है। ठीक है, सर मेरा इसे एक यानी, और क्वेश्चन है। जी सर एग्जामिनर को वो पाकिस्तान का ही है, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट ही ये कहेंगे कि पाकिस्तान ये है, मतलब उसकी नेगेटिव बातें बताएंगे, तो क्या ये इंप्रेशन ठीक होगा हमारा या नहीं? मतलब बिल्कुल हमने नहीं। रियलिटीज को आगे रखना है। देखिए आपने ना हमेशा अपने पेपर में रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। ठीक है, मैंने शायद आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने पहले बताया है। अच्छा अब देखें, जो चीज है वो है। अब हमने ये तो नहीं, हम किसी इंस्टीट्यूशन पे, आपने अपने पेपर में क्या नहीं करना, किसी इंस्टीट्यूशन पर क्वेश्चन नहीं करना, जैसे आर्मी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, सो आपने इंस्टीट्यूशंस को पर क्वेश्चन नहीं करना। लेकिन अब जो चीज है, अब आप देखिए ना अपने आसपास, पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज वीक है, पाकिस्तान में मीडिया के पास फ्रीडम नहीं है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को रोज मारा जा रहा है, पाकिस्तान में आप तमाम चीजें देखिए, इचरा बाजार वाला वाकया देख सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें रिफ्लेक्ट करती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वीक है। अगर आप ये लिखते हैं तो इट इज परफेक्टली ऑल राइट, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, वीक पर एंड नहीं करना, आपने कहना है कि देयर मस्ट बी, यानी कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं या कुछ ऐसे वे फॉरवर्ड है या रिकमेंडेशंस है जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया जाए। ठीक है, सो आपने एंडिंग हमेशा अपनी पॉजिटिव करनी है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि जो एस्पायरेंट है वो बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा है। क्योंकि देखिए कल को जब इंशाल्लाह आप गस्टेड ऑफिसर्स बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर्स बनेंगे या पीएसपी अपने एलोकेटेड ग्रुप में जाएंगे, तो डेली आपके डिपार्टमेंट में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब आप प्रॉब्लम्स को ऐसे तो नहीं ना छोड़ेंगे, आप सोल्यूशंस देंगे उन प्रॉब्लम्स के, इसी वजह से तो आपको लाया जा रहा है। सो फॉर दैट रीजन जरूरी है कि जो भी आपको पेपर में मसला दिया जाए, आप उसका प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है, सो सॉल्यूशंस आपने लाजमी प्रोवाइड करना है। आप एक चीज आपने और याद रखनी है सना और तमाम स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट या सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना, आई वी माई आवर्स, ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी पेपर में। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लीजिए मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ये क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नहीं है। रूल ऑफ लॉ होता है, रूल ऑफ लॉ से मुराद है कि तमाम जितने भी आपके एस्पायरेंट्स हैं, आई मीन
पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी आपके लीडर्स हैं वो तमाम अकाउंटेबल हों, ठीक है, यानी वो तमाम लोगों से हिसाब लिया जाए, रूल ऑफ लॉ हो, ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, ड्यू प्रोसेस यानी आपका प्रोसेस बड़ा मजबूत हो, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सो ये तमाम चीजें पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर है जी सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, यानी जितने आपके अदारे हैं वो खुद मुख्तार हों, ठीक है, वो अपने प्रोसेस या अपने काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना करें, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड ना करें, ठीक है। आप देखिए क्या जजेस का काम बनता है कि वो हॉस्पिटल के जाकर टूर करें? बिल्कुल भी नहीं, ये जजेस का काम नहीं है। जजेस का काम है सिर्फ फैसले देना। सो अब जजेस जब टूर कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के या ऐसे तमाम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जजेस दूसरे अदारों के काम में मदाखलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी आपकी जमहूरियत जो है कमजोर होती है। सो सेपरेशन ऑफ पावर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। अब ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन क्या पाकिस्तान में है? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स में आप ये चीजें देख सकते हैं तमाम, इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म होना चाहिए। अच्छा, प्लूरल से मुराद होता है मोर देन वन, ऐसा ही है। हम सिंगुलर प्लूरल बचपन में पढ़ते थे, तो याद रखिए सीएसएस कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सीएसएस बहुत आसान है। ऐसे मुश्किल वो लोग बनाते हैं जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा पीछे रह जाते हैं। सो सीएसएस बहुत आसान है, अपने आसपास की एग्जांपल्स आपने उठानी है, क्योंकि आपने सब गली मोहल्लों में करना है, तो आपकी एग्जांपल्स भी गली मोहल्लों वाली होनी चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा, अब पॉलिटिकल प्लूरलिज्म से मुराद है कि मोर देन वन। अब पॉलिटिकल प्लूरलिज्म से मुराद है कि आपकी जब पॉलिटिक्स सियासत हो तो मोर देन वन पार्टीज यानी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके एमएनएज, एमपीएस और मिनिस्टर्स को आप ऐड करें। अगर पीटीआई की हुकूमत है तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी ऐड करें, लेकिन क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं करते। इसका मतलब है पॉलिटिकल प्लूरलिज्म पाकिस्तान में है ही नहीं। तो अब अगर पॉलिटिकल प्लूरलिज्म नहीं है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी तो फिर कमजोर होगी। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी के राइट्स। रोशनी, आई एम ऑलरेडी वेरी स्लो राइट नाउ। मुझे आपके साथ ये 40 से 50 पेजेस की पीडीएफ खत्म करनी थी। सो मैं अभी ऑलरेडी बहुत स्लो जा रहा हूँ, लेकिन चले मैं और स्लो कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप माइनॉरिटी के राइट्स देख सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाए, आसपास अपने देख लें। चले हम 2 साल पीछे जाते हैं। श्रीलंकन मैनेजर का वाकया तो आप सबको पता होगा, सियालकोट में। जी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सियालकोट में क्या वो माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा था? मुझे आप बताइए। या लास्ट ईयर जड़ा वाले जो इंसिडेंट हुआ है, आप ये देख लीजिए। तो नहीं, अब्दुल कदीर, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म में डेमोक्रेसी कमजोर नहीं होगी, मैं वो आपको बताता हूँ कैसे। एक्सक्यूज मी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा देखिए, चलें, मैंने फॉर एग्जांपल क्लासेस लेनी है, मैं कहता हूँ जी 25 जून से आपकी क्लासेस होंगी 10 बजे रात को। लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं सर जी, हमारे लिए टाइम ये फीजिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप सबसे पूछ के फैसला करता हूँ कि चले आप सब बताएं कि आप किस टाइम पर आपके लिए फीजिबल है। और आप कहते हैं सर जी 6 से 7 बजे हम बड़े फीजिबल हैं, हमारे लिए ये टाइम बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं आप सबसे क्या कर रहा हूँ, मशवरा करके डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसे कहते हैं प्लूरलिज्म, कि जब कोई भी पॉलिसी बनाई जाए ना, तो तमाम पार्टी से या जितने भी आपके मिनिस्टर्स वगैरह हैं या एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, उन तमाम से मुशावरत की जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर ऐसे कोई फैसला ले लेता है कोई भी, ठीक है, और आप उससे कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपसे पूछ के कोई फैसला लिया जाएगा बड़ा, तो आप बड़ा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी राय देंगे। आपकी राय से हो सकता है चीजें और बेहतरी की तरफ चले जाएं। ऐसा होता है बिल्कुल। अब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखें, बिल्कुल फलक, वेरी गुड। अच्छा, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो जब तमाम स्टेक होल्डर से, पार्टी से राय ली जाएगी तो वो ऐड होंगी डिसीजन मेकिंग में, अच्छा डिसीजन करेंगी और डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म जब नहीं होगा तो फिर अपने ही आपने फैसले देने हैं, दूसरों को आप जितना मर्जी डिस्टर्ब करते जाएं। तो ये चीजें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां तक ठीक है जी। बिगेस्ट फेलियर फॉर डेमोक्रेसी टैक्सेशन सिस्टम बर्डन ऑन पुअर पीपल, बिल्कुल भी नहीं सना, ये बिल्कुल भी बिगेस्ट फेलियर नहीं है। बिगेस्ट फेलियर हमारा डेमोक्रेसी का ये है कि हम लोगों को राइट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे। डेमोक्रेसी का सबसे मेन काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, लेकिन पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं रहे। सबसे बड़ा फेलियर ये है, ठीक है। आपने जो टैक्सेशन का बोला है वो भी है, बट ये बिगेस्ट नहीं है, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो खदीजा, मैं पहले इसे एक्सप्लेन कर लूं। नेक्स्ट है जी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी।
ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बहुत मैटर करती है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। ठीक है, नीचे एग्जांपल्स भी मैंने दी हुई हैं। ठीक है, पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडर्स में सुपर ईगो है, चलें ठीक है। वकार अहमद, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की वजह से अनस्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होती, और अनस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी वगैरह सब कुछ सफर करती है। सर पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की वजह से आपकी डेमोक्रेसी अनस्टेबल होगी, मैं ये कह रहा हूँ। आई डोंट थिंक आप शायद आप अपना पॉइंट नहीं डिलीवर कर पा रहे। इफ यू वांट तो आप माइक अपना अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर किसी ने अभी क्वेश्चन किया था तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिसने अभी हैंड रेज किया था काइंडली आप फिर से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिखिएगा मत, टाइम बहुत जा रहा है, आप अपना क्वेश्चन माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो माइक अनम्यूट करके पूछेगा, लिखिएगा ना बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है। जब याद रखिए ट्रांसपेरेंसी साफ और शफाफियत होगी तो क्या होगी कि लोग अकाउंटेबल होंगे, लोगों को पता होगा कि मैंने कोई करप्शन नहीं करनी क्योंकि मुझसे हिसाब लिया जाएगा। अच्छा, जब अकाउंटेबिलिटी होगी तो क्या आएगी, लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद है कि लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एक्शंस के, अपने कामों की जिम्मेदाराना तरीके से काम करेंगे। जब जिम्मेदाराना तरीके से काम किया जाएगा, जब आप जिम्मेदार होकर सीएसएस की तैयारी करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, अब जब इंप्रूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बट पाकिस्तान में ये हो ही नहीं रहा, तो आपकी चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पॉइंट में। ठीक है, अब है जी पाकिस्तान और डेमोक्रेसी का क्या हाल रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप देखें कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा सफर करती रही है। मैं आपको जस्ट एक जिस्ट इसका दे देता हूं, आपने अगर पढ़ना होगा तो ये तमाम मैंने इसमें चीजें ऐड कर दी हैं। स्टूडेंट्स जब पाकिस्तान बना ना तो पाकिस्तान में एलीट लीडरशिप थी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, ठीक है, और लियाकत अली खान साहब की। लेकिन क्या हुआ, आप सब जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब वफात पा गए, और उसके बाद लियाकत अली खान साहब को भी क्या कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। जिसकी वजह से अब जब बड़े लीडर्स एब्सेंट हो गए तो उस सिनेरियो में क्या हुआ, जितने छोटे लीडर्स थे वो पावर के लिए लड़ाई करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी कमजोर हो गई। उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन आई गेस 1949 में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को अडॉप्ट कर लिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन। बट पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है तो याद रखिएगा पाकिस्तान के बनने के 1947 में पाकिस्तान बनता है, और 1956 में जाकर 9 साल के बाद जाकर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान अडॉप्ट करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान में 9 साल तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ही नहीं कि इलेक्शन कैसे करना है, ये तमाम चीजें कैसे लेकर चलती हैं। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में दिया जाता है, ठीक है, अब याद रखिएगा पहले 11 या 10 साल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि पहले 11 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, आप देख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, तमाम जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो लड़ रहे थे पावर के लिए। नेक्स्ट है जी 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जाता है, 1958 में पहला मार्शल लॉ लग जाता है। अब जब मार्शल लॉ लग जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि डेमोक्रेटिक जितनी भी प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाती है, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अयूब खान मार्शल लॉ लगाते हैं, उनका रूल चलता है, बहुत बड़ा गर्क रहता है। ठीक है, उसके बाद 1968 में अयूब खान 69 में अयूब खान रिजाइन करते हैं, और 69 से 71 तक क्या होता है कि मार्शल लॉ लगा रहता है, और याहिया खान के अंडर ये मार्शल लॉ इम्पोज था। उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन थी। फिर सिविल वॉर होती है 1971 में, आप सब जानते हैं कि 1971 में क्या हुआ था, कि चले आप मुझे बताएं क्या हुआ था स्टूडेंट्स, आप सब सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स आपको इसका पता होना चाहिए। 1971 में क्या हुआ था, सर सेपरेशन ऑफ बंगाल। बांग्लादेश। आप में से किसी ने कहा है जी बेस्ट बुक है डेमोक्रेसी के बारे में, हाउ डेमोक्रेसी डाई, हफ्जा। हफ्जा वो सारी की सारी बुक इसमें एडेड है, आई एक्सप्लेन दिस, ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है, 1971 में जब पाकिस्तान का एक पूरा का पूरा पार्ट ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो जाता है तो उस सिनेरियो में बहुत सी एथनिक टेंशंस और लड़ाइयां होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। फिर क्या होता है कि 1971 में अभी तक पाकिस्तान बनने में 1947 से 1971 तक कोई भी सिविलियन रूलर प्रॉपर नहीं था आया।
प्रॉपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिविलियन रूल प्रॉपर नहीं था अभी तक आया, ठीक है। इससे मुराद है कि कोई भी सिटीजन है, कोई भी कॉमन बंदे ने आकर हुकूमत को नहीं था संभाला। 1971 में भुट्टो साहब आकर संभालते हैं और बहुत ज्यादा जितने भी उनके ऑपोजिशन वगैरह होती है उसे सप्रेस कर देते हैं, यानी जितने भी उनके ऑपोजिशन या मुखालिफ होते हैं उन्हें दबा देते हैं। अब ये डेमोक्रेसी में अच्छी चीज नहीं है। मैंने आपको पहले बताया पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल प्लूरलिज्म होना अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन भुट्टो साहब ने आकर जब पॉलिटिकल प्लूरलिज्म को, जितने भी उनके अगेंस्ट मुखालिफिन थे, उन्हें दबा दिया तो डेमोक्रेसी सफर हुई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि 1977 में जनरल ज़ियाउल हक फिर से मार्शल लॉ लगा देते हैं, ठीक है। और 88 तक मार्शल लॉ रहता है जिसमें डेमोक्रेसी की बड़ी तबाही फिरती है, ठीक है। सारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को खत्म कर दिया जाता है और जनरल ज़ियाउल हक साहब जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 58(2)B को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये रट्टा मार लीजिएगा, ये कभी नहीं आपने भूलना, 58(2)B। सुमैया, आप मुझे बता सकती हैं कि 58(2)B क्या थी? जी सुमैया, आर यू इन द क्लास? इफ यू आर इन द क्लास देन लेट अस नो व्हाट वाज 58(2)B। चले, एनीबॉडी आप में से कोई अगर बताना चाहे, अगर आपको किसी को पता हो तो चले मैं ही बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, 58(2)B एक ऐसा क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के, जिसके तहत प्रेसिडेंट को इतनी ज्यादा पावर्स दे दी थी कि वो जब चाहता था डिसॉल्व कर सकता था असेंबली को। अलीना बिल्कुल सही, ठीक है, यानी इतनी ज्यादा इसके पास पावर थी। जी सना। जी सना, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन जल्दी जल्दी बोल दीजिए अपना क्वेश्चन, आई विल एड्रेस दैट क्वेश्चन। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, सो मैं फिर अपने टॉपिक पर जाऊंगा। ओके, ठीक है जी। सो क्या होता है स्टूडेंट्स, 58(2)B को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और 58(2)B की वजह से ये होता है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जब चाहता था जो गवर्नमेंट थी उसे डिसॉल्व कर देता था। 1988 में प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक जो थे, जनरल ज़ियाउल हक, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। और 1988 में फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा जो हैं फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, 1988 से 1999 ये कोई 11 साल पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अरूज पर रहती है। क्यों? क्योंकि बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट बनती थी तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर 58(2)B प्रेसिडेंट को कहते थे इस्तेमाल करें और बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता था। फिर नवाज शरीफ साहब आते थे, तो नवाज शरीफ साहब जब आते थे तो उनकी प्रेसिडेंट के साथ और आर्मी के साथ बिगड़ जाती थी। और उसकी वजह से क्या होता था कि आर्मी जो थी 58(2)B प्रेसिडेंट को कहते थे यूज करें और गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दें। फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट आती थी, फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट को 58(2)B के तहत उड़ा दिया जाता था। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को जनरल परवेज मुशर्रफ ने आकर उड़ा दिया और तीसरा मार्शल लॉ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। 2008 तक मार्शल लॉ रहता है, लेकिन 2008 में आप सबको पता है कि बीबी शहीद हो जाती है 27 दिसंबर 2007 में। 2008 में इलेक्शंस होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जीत जाती है इलेक्शंस को और सिविलियन गवर्नमेंट बनती है 2008 में। और 2008 में जब सिविलियन गवर्नमेंट बनती है उसके बाद 2013 में इलेक्शन होता है और 2013 में जब इलेक्शन होता है तो पीएमएलएन आती है, ठीक है। 2018 तक पीएमएलएन रहती है और 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आती है। स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा ये जो सारा का सारा प्रोसेस हुआ ना, यहाँ पर आप देख लीजिए 2008 में जनरल इलेक्शंस हुए। जनरल इलेक्शंस के बाद 2010 में डेमोक्रेसी को बहुत ही मजबूत कर दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, जब 18वीं तरमीम यानी 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई। अब ये 18th अमेंडमेंट क्या है, मत जाइएगा इसमें, आपको मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा जब टाइम आएगा, ठीक है। उसके बाद 2013 में इलेक्शंस होते हैं, आप सबको पता है 11 मई 2013 को इलेक्शंस हुए थे। और उसकी वजह से क्या होता है कि पावर जो है, पहली गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है पीपल्स पार्टी की, जो कि अपना टेन्योर कंप्लीट करती है 5 साल का, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि पावर को जो है पीसफुली दूसरी गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। यहां से पता चलता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का निजाम जो था थोड़ा मजबूत हो रहा था। लेकिन 2016 में पनामा पेपर स्कैंडल होता है, आपको पता है नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, डेमोक्रेसी फिर कमजोर क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। 2018 में इलेक्शंस होते हैं, फिर पीएमएलएन से पावर ट्रांसफर की जाती है किधर,
पीटीआई की तरफ, इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही थी। लेकिन क्या होता है कि 2022 में नो कॉन्फिडेंस 95A आई गेस इमरान खान के अगेंस्ट चलाया जाता है, और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके सामने है, साफ और शफाफ कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि अभी तक, पहले डेमोक्रेसी 2010 के एरा में मजबूत हुई थी, लेकिन अभी डेमोक्रेसी फिर से वीक हो गई है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारा साल पिछले का बता दिया, पाकिस्तान जब से बना। अब मुझे आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान में माजी में डेमोक्रेसी स्ट्रांग थी या बड़ी मजबूत थी? आप बताइए। ठीक है जी, आप कह रहे हैं नो। ठीक है, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी कमजोर थी, ये देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लीडरशिप क्राइसिस थे। जब लियाकत अली खान साहब और मोहम्मद अली जिन्ना साहब दोनों की वफात होगी तो कोई लीडर ही नहीं बचा। जब कोई लीडर ही नहीं बचा तो तमाम लीडर आपस में लड़ना शुरू हो गए, लीडरशिप क्राइसिस आ गए। ठीक है, उसके बाद है जी लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे वो थे ही नहीं हमारे पास जो इंडिया से जितने भी इंस्टीट्यूशन आए थे बड़े कमजोर थे कुछ, और मेजोरिटी में थे ही नहीं। अब जब इलेक्शन कमीशन नहीं था, अब जब हमारे पास अकाउंटेबिलिटी कोई ब्यूरोज नहीं थे, तो देखने के लिए कोई सिनेरियो ही नहीं था करप्शन को या ये तमाम चीजों को, इसलिए जो जिसके दिल में आता था वो करता था। इसलिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं थे, कमजोर बहुत ज्यादा थे, हमारी जुडिशरी बड़ी कमजोर थी, हमारी पार्लियामेंट नहीं थी, तो इस चीजों की वजह से डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीक थी। ठीक है, फिर है जी एथनिक और रीजनल फाइट्स बहुत ज्यादा थी। आपको पता है सिंधी, पंजाबी, शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट, ये हमेशा क्रिश्चियन मुस्लिम इश्यूज, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट इश्यूज हमेशा से रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कमजोर रही। फिर मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, आप में से अभी किसी ने बोला माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा। फिर ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी, अभी आप सब भी ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी नहीं, दरअसल इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है बुराक्रेसी, क्योंकि ये बड़े बुरे होते हैं, अक्सर कहा जाता है। सो ब्यूरोक्रेसी की डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी। ब्यूरोक्रेसी जो करती थी, ब्यूरोक्रेसी अपना सिर्फ बेनिफिट देखती थी, सो इस वजह से भी डेमोक्रेसी वीक हो गई बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा थी। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन से मुराद है कि आपकी मुस्लिम लीग जो थी बहुत सी आगे पार्टीज में डिवाइड हो गई। ठीक है, सिंध अवामी मुस्लिम लीग और पता नहीं कौन कौन सी मुस्लिम लीग्स में, उसकी वजह से काफी ज्यादा जो सारी पार्टीज लड़ना शुरू हो गई और डेमोक्रेसी कमजोर हो गई। अब्दुल कदीर कह रहे हैं ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जो करंट सिनेरियो डेमोक्रेसी का क्या है। अच्छा चलिए, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कुछ डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स बताए थे, तो स्टूडेंट्स अब आप सबने मुझे बताना है कि क्या उन मेन फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेबल है या अनस्टेबल है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें। ओके जी, सारे कह रहे हैं अनस्टेबल, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब देखिए, हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लेकिन अब आपको समझ में आ रही है, मुझे बताइएगा। देखिए, इस तरह से चीजों को हमने लेकर चलना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी, आप में से किसी ने कहा था हाउ डेमोक्रेसी डाइज, द बेस्ट बुक फॉर दिस टॉपिक, सो वही चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। एक है किताब हाउ डेमोक्रेसी डाई, ये सीएसएस के लिए बड़ी जरूरी है, ठीक है। अब मैं आप सबको ये नहीं कहूंगा कि आप डेमोक्रेसी को या हाउ डेमोक्रेसी डाई इस किताब को पढ़ें, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में बुक रीडिंग कल्चर ही नहीं है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब जब पाकिस्तान में बुक रीडिंग कल्चर ही नहीं है, तो मैं आपको एक किताब पकड़ा दूं, चलें जिससे पढ़ें, आपने 6 महीने में किताब पढ़नी है, और आप एक लाइन पढ़ेंगे पिछली भूल जाएंगे, एक पेज पढ़ेंगे पिछला भूल जाएंगे, क्योंकि बुक रीडिंग का कल्चर ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस सिनेरियो में मैंने क्या किया है कि वो हाउ डेमोक्रेसी डाई से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, मैंने सारे यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, ताकि अब आप किताब में हवाला दे सके। सर रिसेंट इलेक्शंस आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल डेमोक्रेसी, बिल्कुल उमर फारूक, बिल्कुल यूर राइट, ठीक है। अच्छा जी, हाउ डेमोक्रेसीज डाई जो है यहाँ पर इनके ऑथर है जी लेविट्स्की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड जिबलेट, बड़े मुश्किल से इनके नाम है, सो नाम याद रख लीजिएगा। सो लेविट्स्की एंड जिबलेट अपनी किताब में ये हाउ डेमोक्रेसीज डाई में इसमें लिखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी निशानियां हैं या ऐसी कौन कौन सी चीजें जिससे जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी एक कंट्री में वीक है। तो वो तमाम पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हाउ डेमोक्रेसी डाई कैसे बताती है कि डेमोक्रेसी कमजोर है किसी कंट्री में। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये पॉइंट्स पाकिस्तान में हैं, अगर तो है तो डेमोक्रेसी कमजोर है, अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी मजबूत है। तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जी, आप में से मुझे कोई चाहिए वॉलंटियरली, पहले आप में से किसी ने पढ़ा था, दैट वाज अ बॉय, सो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन जी। एमन, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन रीड
एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। जिन्होंने भी पहले पढ़ा था, योर पार्टिसिपेशन वाज वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। जी एमन। जी एमन, आर यू देयर? मैंने एमन आपको अलाउ कर दिया। Yes. जी एमन, पढ़िएगा काइंडली। Ruin of democratic norm. The अच्छा, authors highlight the norm. नहीं, ये ना पढ़िएगा, छोड़ दें, ठीक है। बस आपने हेडिंग्स को पढ़ते जाना है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम ये सारी चीजों को डिटेल में देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हाउ डेमोक्रेसीज डाई में जो इनके ऑथर हैं बताते हैं कि ऐसी तमाम कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, अभी क्या होते हैं मैं बता देता हूँ, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कमजोर होते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी कमजोर होगी। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। कहते हैं हाउ डेमोक्रेसीज डाई में, ठीक है, जो ऑथर्स है कहते हैं जब भी किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है कमजोर होते जाएंगे तो उस कंट्री में डेमोक्रेसी कमजोर होती जाएगी। अब याद रखिए, डेमोक्रेसी को तरक्की करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है कि हर कंट्री में डेमोक्रेटिक कुछ प्रिंसिपल्स हो। अब वो कौन से हैं? सबसे पहले म्यूचुअल टॉलरेशन हो, यानी दूसरों को एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। दूसरा है जी इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस हो। इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस से मुराद है कि तमाम आपके जितने भी अदारे हैं उन्हें कहा जाता है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस आपके खुद मुख्तार हों, इंडिपेंडेंट हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट आपके साथ कभी मैं फिर डिस्कस करूंगा, बड़ा डिटेल में है ये। सो स्टूडेंट्स, हाउ डेमोक्रेसी डाई में सबसे पहला पॉइंट है कि जब कभी भी किसी कंट्री में इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी होता है या इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज होता है, यानी टॉलरेंस नहीं रहती, जितने भी आपके अदारे हैं वो कमजोर हो जाते हैं, या सियासतदान अपने फायदे के लिए अदारों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे नैब हो गई या कोई और अदारे हो गए, तो ऐसी कंट्रीज में डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी। और यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं वेनेजुएला की, हंगरी की और टर्की की, जहां पर लीडर्स ने आकर क्या किया, इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर दिया कि इंस्टीट्यूशंस जो है आवाज ना उठा सके, ठीक है, करप्ट पॉलिटिशियंस और करप्ट लोगों के खिलाफ। और उसकी वजह से क्या हो गया कि इन तमाम कंट्रीज में जुडिशरी पर भी इन्होंने इन तमाम कंट्रीज में लीडर्स ने आके जुडिशरी पर भी रोकथाम लगा दिया, मीडिया पर भी रोकथाम लगा दिया। अब ये तमाम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं कमजोर हो गए। अब जब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कमजोर हो गए तो इसका मतलब डेमोक्रेसी कमजोर हो गई, ठीक है। अब याद रखिएगा, इसका मतलब है पहला पॉइंट, अगर तो डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है तो वो कब होगी? जब आपके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कमजोर होते जाएंगे, ठीक है। सो आप में से अगर किसी को समझ नहीं आएगा बता दीजिएगा, मैं रिपीट करता जाऊंगा। जी हेमंत, नेक्स्ट पढ़िएगा। जी हेमंत, आर यू देयर? नेक्स्ट पढ़िएगा प्लीज। Political polarization. अच्छा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन से मुराद होता है पोल्स, ठीक है। पोलराइजेशन का जो लफ्ज है ये पोल से निकला हुआ है, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इमेज आप सबको नजर आ रही है, सीएसएस एस्पायरेंट, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम। आप फिर से जरा एग्जिट करके थोड़ा बहुत करें, कुछ अपने इंटरनेट को कनेक्ट करें, उसमें फिर आपको आ जाएगा, ठीक है। तुबा काइंडली ध्यान से सुना करें। डेमोक्रेटिक नॉर्म से मुराद होता है कि जब कभी टॉलरेंस का, इंस्टीट्यूशंस की खुद मुख्तारी खत्म हो जाती है तब डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन से मुराद है जब कभी भी आपकी कंट्री में जो सियासत है वो दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में डिवाइड हो जाएगी। पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी जो डेमोक्रेसी है या पॉलिटिक्स है ये दो एक्सट्रीम्स के अंदर डिवाइड हो गई थी पहले, एक पीडीएम एक एंटी पीडीएम, ऐसे था या नहीं? 2-3 साल पहले आप चले जाएं, अभी भी देखें, एक पीटीआई एक एंटी पीटीआई, दो एक्सट्रीम्स में डिवाइड हो चुकी है। अब ये जो एक्सट्रीम्स है दरअसल ये कहते हैं ये दो पोल्स बन गए हैं, और जब पॉलिटिक्स में ऐसा होता है तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन। सो ऑथर्स बताते हैं जब कभी भी किसी कंट्री में पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी उस टाइम पे डेमोक्रेसी उधर कमजोर होती जाएगी। और एग्जांपल देते हैं अमेरिका की, और अमेरिका की बताते हैं, कहते हैं कि अभी अब अगर अमेरिका का करंट सिनेरियो देखें तो अमेरिका की पॉलिटिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक है जी बाइडन पॉलिटिक्स, एक है ट्रम्प पॉलिटिक्स। तो देखिए पोल्स बन गए। अब जब भी ये पोल्स होगा तो क्या होगा, बाइडन पॉलिटिक्स जो है ट्रम्प के अगेंस्ट जाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करेगी, ठीक है, करप्शन या जो भी चीजें इस्तेमाल करेगी। ट्रम्प पॉलिटिक्स क्या करेगी, बाइडन को नीचा दिखाने के लिए डिफरेंट हथकंडे या डिफरेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को इस्तेमाल करेगी, जिसकी वजह से आपकी डेमोक्रेसी की तबाही फिर जाएगी। अब देखिए पाकिस्तान में भी ये हो रहा है, ठीक है। सो ये आप चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िएगा हेमंत।
failure of political institutions. अच्छा जी, फेलियर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जब आपके जितने भी अदारे हैं वो फेल हो जाएं, ठीक है, आपकी मीडिया है, आपकी जजेस है, आपकी जुडिशरी है, आपकी नैब है, आपकी एफबीआर है, जब ये आपके सारे अदारे या आपकी पार्लियामेंट है, जब ये फेल हो जाएं, बिल्कुल आप दे सकते हैं आयशा, बिल्कुल एग्जांपल दे सकते हैं, जब ये तमाम आपके अदारे फेल हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेमोक्रेसी कंट्री में जो है कमजोर आ रही है, कमजोरी आ रही है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देते हैं जी पेरू की और वेनेजुएला की। पेरू और वेनेजुएला की एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि पॉपुलिस्ट यानी करप्ट लीडर आते हैं, और करप्ट लीडर आकर सबसे पहले जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, यानी मीडिया हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, जजेस हो गए यानी जुडिशरी हो गए, इन सब पर चेक लगा देते हैं, यानी इन सब को लिमिट कर देते हैं, और इसकी वजह से फिर वो करप्शन करते हैं और मीडिया या जजेस उन पर सवाल उठाने वाले नहीं होते। इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जब आपके फेल हो जाते हैं तब डेमोक्रेसी जो है बहुत ज्यादा खतरे में होती है। ये हाउ डेमोक्रेसी डाई का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। पॉपुलिस्ट लीडर से मुराद है करप्ट लीडर, आप सिंपल अल्फाज में आप ये याद रख लें, पॉपुलिस्ट लीडर से मुराद है करप्ट लीडर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़िएगा। Populist leadership. पॉपुलिस्ट लीडरशिप से मुराद है कि जब आपकी लीडरशिप बहुत ज्यादा करप्ट होगी, ठीक है, तो वो करप्ट लीडरशिप क्या करेगी कि अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिश करेगी कि कोई भी उनके अगेंस्ट ना जाए। लेकिन मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म जरूरी है, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर कोई करप्ट लीडर आता है तो वो हर तरह की ऑपोजिशन को क्या करता है, काउंटर करता है, उसे रोकता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो है कमजोर होती जाती है। यहाँ पर वो एग्जांपल देते हैं ह्यूगो चैवेज की वेनेजुएला में, ठीक है, अल्बर्टो फ्यूजीमोरो की पेरू में, तो ये तमाम जो है ऐसे एग्जांपल्स इनकी ये देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िएगा ईमन। Media manipulation. मीडिया मैनिपुलेशन, ठीक है, आप बता देख सकते हैं जब मीडिया पे अपने फायदे के लिए कंपेन्स चलाई जा रही होंगी और दूसरे को गलत कहा जा रहा होगा तभी डेमोक्रेसी कमजोर है। ओके, नेक्स्ट पढ़िएगा। Weak civil society. वीक सिविल सोसाइटी, जब आपके सिटीजन ही कमजोर होंगे और उन्हें अपने राइट्स का पता ही नहीं है और राइट्स के लिए सवाल ही नहीं उठाना आता, तो तब भी तो डेमोक्रेसी कमजोर होगी ना, ठीक है। अब देखिए ना, आधे से ज्यादा लोगों को हमें जब इलेक्शंस आते हैं तो उन्हें जाकर कहना पड़ता है कि सर जी वोट दें, भाई साहब वोट दें, ठीक है, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहते हैं हमारे वोट से क्या हो जाना है। हमारी आधी पॉपुलेशन ऐसे है, आपको पता है, अभी इलेक्शन हुए हैं 8 फेब में, तो आपको इस चीज का पता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज को आप देख सकते हैं, हमारी सिविल सोसाइटी ही बहुत ज्यादा वीक है। हमारी सिविल सोसाइटी जो है जो हमारे पॉपुलर या करप्ट लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट जाती ही नहीं है, ठीक है। सो इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं हाउ डेमोक्रेसीज डाई में ये कुछ ऐसे 6 पॉइंट्स हाईलाइट किए जाते हैं बाय द ऑथर्स कि जब ये पॉइंट्स किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये 6 पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, सो उस टाइम पर डेमोक्रेसी कमजोर हो। तो आप यहाँ पर बुक का देखिए रेफरेंस दे सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम बुक्स का रेफरेंस देंगे, तो देखिए हमने ऐड कर दिया, ठीक है। सो जी बिल्कुल तुवा, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ठीक है। टर्की डेमोक्रेटिक नहीं है, टर्की किसने कह दिया डेमोक्रेटिक है? मीडिया मैनिपुलेशन, सर बता दें। आयशा देखिए, जैसे तुवा ने कहा है कि मीडिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे को गलत कहा जाता है, देखिए ना पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसे चैनल्स है जो कि पीटीआई के हैं तो पीटीआई उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, कुछ ऐसे चैनल्स है जो कि डीटीपी के हैं, कुछ ऐसे चैनल्स है जो कि नून लीग के हैं, तो वो अपने बेनिफिट के लिए दूसरों को गलत कहते हैं। उनके जो रिपोर्टर्स बैठे होते हैं वो भी यही काम कर रहे होते हैं। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये चीजें, तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे और डिफरेंट और भी इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन। पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट करती है कि पाकिस्तान 180 कंट्रीज में से 134th पे है 2023 में, यानी इतनी 134वीं सबसे करप्ट कंट्री है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अच्छा उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ करप्शन परसेप्शन, लिखते जाइए ये रिपोर्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में रिपोर्ट करता है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान 180 में से 140वें नंबर की सबसे करप्ट कंट्री है, ठीक है। और उसके बाद अमनेस्टी इंटरनेशनल, AMNESTY, अमनेस्टी इंटरनेशनल 2024 में रिपोर्ट करता है, लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूं, कि पाकिस्तान 180 कंट्रीज में से 147वीं सबसे करप्ट कंट्री है। देखिए हमारी करप्शन में तरक्की होती जा रही है, दूसरे लोग स्पेस पर जा रहे हैं इंडिया एंड पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं, लेकिन हम करप्शन में तरक्की करते जा रहे हैं। हमने करप्शन में रॉकेट्स छोड़े हुए हैं, हम दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की। खैर,
एथनिक एंड रिलीजियस टेंशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, गवर्नेंस हमारी नहीं है। अब देखें वीक, जब स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होगी तो ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन अब आप देखें तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान में है ही नहीं है, इसका मतलब गवर्नेंस हमारी बहुत कमजोर है, ठीक है। सेकेंड रिपोर्ट का नाम है जी, कौन है, खानी, सेकेंड रिपोर्ट का नाम है जी एमनेस्टी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सुमैया ये तीसरी है, ठीक है। 3 रिपोर्ट्स आपको बताई हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऐसे आपको रिपोर्ट्स भी बताता जाऊंगा, दूसरी है जी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और तीसरी है जी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, वे फॉरवर्ड डेमोक्रेसी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। अब ये आप सबके लिए मैं थोड़ा सा होमवर्क छोड़ता हूँ कि ये अब आपने 6 पॉइंट्स हैं, ये आपने खुद पढ़ने हैं कि ये किस तरह से डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट मी नो अबाउट दिस टॉपिक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो यस सर मुझे लिख दीजिए, सब लिख दीजिए जिसे समझ आ गया, अगर तो कोई क्वेश्चन है तो लिखिएगा मत क्वेश्चंस, कोशिश करें कि अपने क्वेश्चंस को जो है आप नरेट कर दें, बोल दें, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर दूं। और राइट, सुमैया तो खैर मेरी पुरानी स्टूडेंट भी हैं, तो सुमैया होपफुली आपको समझ में आ गया होगा राइट नाउ, स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी जी स्टूडेंट्स। एमन आपको समझ में आ गया, मुझे बताइएगा, एमन, खतीजा, उसके बाद अब्दुल कदीर, अदीबा, आयशा, अलीना, आलिया, आमरा, एमल, CSS एस्पायरेंट, फायजा, फलक, बॉयज बहुत कम है वैसे हमारे पास, फातिमा, फातिमा, गानिया, गुलाम, सकीना, गुलशम्स, हादिया, आप सबको समझ में आ गया, लेट मी नो। कोई आपका क्वेश्चन किसी चीज का भी है, अब अगर किसी और टॉपिक से भी या किसी और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।